गांव की चौपाल पे गांव के सारे लोग इकट्ठा थे, जिनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। उन्हीं के बीच मौजूद था राजकुमार आरव, जो बहुत गुस्से में था। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे विवाह करना है ना सौम्या? तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें पूरे गांव के सामने अपने पिता को थप्पड़ मारना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपसे विवाह करने के लिए राजकुमार कुछ भी कर सकती हूँ। फिर पिताजी को थप्पड़ मारने वाली कौन सी बड़ी बात है? ये सुनकर गांव वालों के और सौम्या के पिता मनोहर के होश ही उड़ गए। बेटी, ये तू क्या बोल रही है? अपने पिता को थप्पड़ मारेगी? क्या ये राजकुमार तेरे लिए इतना जरूरी हो गया? हाँ पिताजी, अगर राजकुमार को मारने की यही कीमत है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने पिता को थप्पड़ जरूर मारूंगी। फिर सौम्या मनोहर को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये देखो, ये क्या हो गया? अरे, एक बेटी ने ही अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। हाँ, कैसी बेटी है, अपने ही पिता का सर शर्म से झुका दिया। कुछ साल पहले ये कहानी है सोमनाथ गांव की, जहां मनोहर अपनी पत्नी वसुधा और दो बेटियां सौम्या और नेहा के साथ रहता था। देखो जी, अब बस बहुत हो गया। मैं इन दो बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। आपके साथ ये करीबी और ऊपर से दो दो बेटियों का बोझ मुझसे नहीं उठेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारी दो बेटियां हैं, ऐसा मत करो। नहीं, तुम्हारे कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहने वाली हूँ। मैं अपनी नेहा बेटी को लेकर जा रही हूँ और तुम्हारे पास कभी लौटकर नहीं आऊंगी। फिर वसुधा अपनी छोटी सी बच्ची नेहा को लेकर घर से जाने लगती है। मनोहर वहीं फूट फूट कर रोता रहता है, लेकिन वसुधा नहीं रुकती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी सौम्या बेटी को कैसे पालूंगा? वसुधा ने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरी छोटी बेटी को लेकर चली गई। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सौम्या बेटी को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसे अच्छे से पालूंगा। मैं आज ही जाकर कोई काम खोजता हूँ। फिर मनोहर परेशान होकर घर से निकल जाता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, क्या हो गया मनोहर? तुम मेरा गेट क्यों पीट रहे हो? सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए ना। मुझे मेरी बेटी की देखभाल करना है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, जिस वजह से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ, लेकिन वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है। देखो, मेरे पास ज्यादा दिनों के लिए काम नहीं है, पर कुछ दिनों के लिए है। तुम मेरे खेत के जितने भी जंगल हैं वो सारा साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें उसकी मजदूरी दे दूंगा। ठीक है, मंजूर है। फिर मनोहर ऐसे ही दिन रात सेठ के यहाँ मेहनत करने लगता है और अपनी बेटी सौम्या की देखभाल करने लगता है। और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। पिताजी, मुझे नया कपड़ा चाहिए। मेरी सहेली उमा के पास ढेर सारे नए कपड़े हैं और आप हैं कि मुझे ढंग से एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिलाते हो। बेटी, तुम तो जानती हो मैं गरीब हूँ। कितना मेहनत करके तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाने का इंतजाम कर पाता हूँ, तो भला मैं उमा का बराबरी कैसे कर सकता हूँ? उसका पिता तो एक जमींदार है। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, बस मेरी सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आपने मुझे नए कपड़े और मेरी फरमाइश पूरी नहीं की
तो मैं भी आपको माँ की तरह छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, भगवान के लिए ऐसा मत करना। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। आज भी सेठ के यहाँ काम है, मैं वो काम करके तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर जरूर आऊंगा। फिर मनोहर घर से निकल पड़ता है। तभी एक गांव वाला मिल जाता है। अरे मनोहर, तुम ये क्या कर रहा है? अपनी बेटी के पीछे दिन रात गधे की तरह मेहनत मजदूरी करता रहता है और तुम्हारी बेटी दिन भर मुखिया की बेटी के साथ घूमती रहती है। मैं तो कहता हूँ अपनी बेटी की लगाम थोड़ा खींच के रख, वरना एक दिन यही बेटी तुम्हें भारी मुसीबत में डाल देगी। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और वैसे भी वसुधा मुझे छोड़कर चली गई है, तो मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी बेटी को पाला पोसा है और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। तो मैं अपनी बेटी की कोई भी ख्वाहिश अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर मनोहर आगे बढ़ जाता है और वो दिन भर सेठ के घर में काम करके और शाम को जो भी कुछ पैसे होते हैं उसी पैसे से वो सौम्या के लिए नए कपड़े लेकर घर आ जाता है। सौम्या बेटी, कहाँ हो सौम्या? बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, आ जाओ। पिताजी, क्यों आप इतना चिल्ला रहे हो? ये देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा कपड़ा लेकर आया है। अब तो तुम खुश हो ना? इतना सस्ता वाला कपड़ा? मुझे इतना सस्ता वाला कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे सबसे महंगा वाला चाहिए जो कि उमा पहनती है। बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो सारे कपड़े महंगे पहनती है। मैं उतना महंगा तो नहीं दिला सकता, मेरी हैसियत इतना ही है। मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं आपसे नफरत करती हूँ। पिताजी, आप मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो। फिर सौम्या गुस्से से घने जंगलों में चली जाती है। मेरे पिताजी मेरे लिए तो कुछ नहीं करने वाले हैं। लगता है मैं पूरी जिंदगी इसी तरह भिखारी वाली बिताऊंगी, पर मुझे भिखारी वाला जीवन नहीं जीना, मुझे तो कुछ तो अलग करना है। इतने में ही सौम्या की नजर सामने गुजर रहे राजकुमार आरव पर जाती है। राजकुमार इतना सुंदर है, अब तो मुझे राजकुमार से ही विवाह करना है और मैं राजकुमार से विवाह करके इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। अब मैं ये बात जाकर पिताजी से कहती हूँ। पिताजी जरूर मेरा विवाह राजकुमार से कर देंगे। फिर सौम्या घर आ जाती है। कहाँ रह गई थी बेटी? मैं बहुत परेशान हो गया था, सब जगह तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम कहीं नहीं मिली। पिताजी, मैं आपसे खुश हो जाऊंगी और मैं आपकी सारी बात मानूंगी, पर आप बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ बेटी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं पूरी कोशिश करूंगा वो पूरा करने की। पिताजी, इस राज्य का राजकुमार आरव मुझे बहुत पसंद है और मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम राजकुमार आरव से विवाह करना चाहती हो? अरे वो इस राज्य का राजकुमार है और हम कहाँ एक गरीब मजदूर। नहीं, तुम राजकुमार को भूल जाओ, तुम्हारा विवाह कभी राजकुमार से नहीं हो सकता है। पिताजी, मैं तो बस राजकुमार से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। अगर आपने मेरा विवाह राजकुमार से नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर तूने कुछ गलत कदम उठा लिया तो मैं कैसे जीऊंगा?
ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं राजकुमार के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं तब तक आपका इंतजार करूंगी, आप जल्दी आना। फिर मनोहर परेशान होकर राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं जानता हूं राजकुमार कभी ये रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, पर क्या करूं? अपनी बेटी की जिद के आगे मैं मजबूर हूं। मुझे ना चाहकर भी राजमहल जाना ही पड़ेगा। फिर मनोहर राजमहल पहुंच जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। छोटी मुंह बड़ी बात, पर मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी की जिद के आगे। ऐसी क्या तुम्हारी बेटी की जिद है कि तुम्हें राजमहल तक आना पड़ा? महारानी, मेरी बेटी सौम्या राजकुमार आरव से विवाह करने की जिद कर रही थी और मैं उसकी जिद के आगे हार गया हूँ। मैं अपनी बेटी सौम्या का विवाह राजकुमार आरव से करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार और महारानी पद्मावती दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे तुमने अपनी हैसियत देखी है? कहाँ एक गरीब भिखारी की बेटी हमारे इस राज्य की महारानी बनने का ख्वाब देख रही है। अरे चलो जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारी बेटी की इतनी हैसियत हो गई कि मुझसे विवाह करने की इच्छा जताई? अरे मैं कोई भिखारी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मेरे लिए कोई राजकुमारी ही होगी, ना कि कोई भिखारी की लड़की। राजकुमार, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और वो सुंदर भी है। वो आपको बहुत पसंद करती है। आप एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए, फिर शायद आप अपना राय बदल दे। अरे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारी बेटी को अपने राज्य की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं अपना मुंह उठाकर राजमहल में। पता नहीं कितने के साथ उसका गलत रिश्ता होगा और अब मेरी पत्नी बनना चाहती है। ऐसी लड़कियों को किसी सेठ के घर बैठा दो ताकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे। इतना सुनते ही मनोहर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो जोरदार थप्पड़ राजकुमार के गाल पर मार देता है। देखो राजकुमार, आपको जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत मत कहना। मेरी बेटी भले ही जिद्दी है, लेकिन वो चरित्रहीन कभी नहीं है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते। अगर आपको मेरी बेटी को पत्नी नहीं बनाना है तो मत बनाइए, पर उसके चरित्र पर दाग मत लगाइए। मनोहर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इस दो कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा। माँ, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। माँ, मैं इसकी बेटी से इसके पूरे गांव वालों के सामने थप्पड़ मारूंगा, फिर देखेंगे कि कैसे इसकी अकड़ ठिकाने आती है। ये क्या सोचता है कि इसकी बेटी इसे बहुत प्रेम करती है? अब देखो माँ, मैं क्या करता हूँ। हाँ बेटा, इसकी अकड़ तो ठिकाना लगाना होगा। तुम जाकर अपनी इच्छा पूरी करो। इसे भी तो पता चले कि एक राजकुमार को थप्पड़ मारने की क्या कीमत होती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर परेशान होकर घर जाता है। पिताजी, आपने राजकुमार से बात की क्या? राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए? नहीं बेटी, राजकुमार तुमसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऊपर से उन्होंने तुम्हारे चरित्र पर पता नहीं कैसे कैसे लांछन लगाए और रानी पद्मावती ने भी बहुत बेइज्जती की है। इसलिए तुम भूल जाओ, राजकुमार से तुम्हारा विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का देख दूंगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। आपसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता है। मैं जानती थी कि राजकुमार कभी आपको देखकर विवाह के लिए हाँ नहीं कहेंगे। इसीलिए मैं खुद राजमहल जाऊंगी और खुद ही राजकुमार से कहूंगी
कि मुझसे विवाह कर ले। नहीं बेटी, ऐसा मत करो। तुम वहां जाओगी तो वो लोग तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे। मैं वह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत जाओ। आप कुछ भी कहो, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं इस राज्य की महारानी बनकर राज करूं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, पर मैं जरूर जाऊंगी। फिर सौम्या घर से निकल पड़ती है। रुक जा बेटी, रुक जा। कहाँ जा रही हो? लेकिन सौम्या एक नहीं सुनती और आगे बढ़ती है। और जैसे ही गांव के चौपाल पर जाती है, तब राजकुमार आरव भी गांव के चौपाल पर पहुंच जाते हैं। ये क्या राजकुमार, मैं तो आपसे मिलने महल जा रही थी, आपसे विवाह की बात करने के लिए। आप तो पहले ही गांव के चौपाल पर आ गए। इतने में ही पीछे से मनोहर आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो सौम्या? चलो घर चलते हैं। ये बात सुनते ही सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे विवाह करना है ना सौम्या? तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर इसके लिए तुम्हें पूरे गांव के सामने अपने पिता को थप्पड़ मारना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपसे विवाह करने के लिए राजकुमार कुछ भी कर सकती हूँ, फिर पिताजी को थप्पड़ मारने वाली कौन सी बड़ी बात है? फिर सौम्या मनोहर को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। ये क्या सौम्या, तुमने अपने पिता को थप्पड़ क्यों मार दी? आप चुप हो जाइए राजकुमार, मैंने अपने पिताजी को थप्पड़ मार दिया। अब मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे आज ही मंदिर में विवाह करके अपने राज्य में ले चलूंगा। फिर राजकुमार सौम्या का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। वहीं मनोहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जिस बेटी के लिए यह सब किया, उसी ने मुझे भरे समाज में थप्पड़ मार दिया। मनोहर, मैं तुम्हें कहता था ना, अरे बेटी किसी की नहीं होती। तुम्हें कितनी बार कहा था, इसकी जिद पूरी मत कर। आज देख, भरे समाज के सामने तेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अरे ये तेरे मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि यह सभी पिता के मुंह पर तमाचा मारा है। जो भी पिता अपनी पुत्री को इतना सर चढ़ा कर रखेगा, उसका एक दिन यही हाल होगा। तुम्हें सब कहता था कि अपनी बेटी को थोड़ा समझाया करो, और तू सबको क्या कहता फिरता था? मेरी बेटी है, मैं इसकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज देखा, वही बेटी सारे गांव समाज के सामने तेरा नाक काट कर रख दिया। छी छी छी, कैसा नालायक इंसान है। एक तो पत्नी छोड़कर भाग गई, और एक बेटी थी, उसे भी संभाल कर नहीं रख सका। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कहते हो। अरे ऐसा नालायक इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जिसने ना बेटी संभाली और ना ही पत्नी। सभी गांव वाले मनोहर का खूब मजाक उड़ाते हैं, और मनोहर बिना कोई जवाब दिए अपने घर आ जाता है और बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मेरे साथ मेरी बेटी ने ऐसा किया? उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि राजकुमार उसके साथ खेल खेल रहा, लेकिन उसने फिर भी पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मनोहर फूट फूट कर रोता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सौम्या को लेकर मंदिर में विवाह कर राजमहल आ जाते हैं। अच्छा, तो यही सौम्या है? हाँ माँ, और अब से ये हमारे साथ राजमहल में रहेगी। हाँ महारानी, आप जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ,
क्योंकि मैं एक अच्छी बहू और एक अच्छी महारानी बनना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुमने राजकुमार की इज्जत बचाई, क्योंकि तुम्हारे पिता जब रिश्ता मांगने आए थे तो आते ही मेरे बेटे का कॉलर पकड़ लिया था और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसीलिए मैंने भी पूरे गांव वालों के सामने अपने पिताजी को थप्पड़ मारा है। अब वो कभी राजकुमार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब तुम थक गई होगी, जाकर मेरे कमरे में आराम करो। यहाँ से थोड़ी ही दूर जाओगी तो मेरा कमरा तुम्हें दिख जाएगा। फिर सौम्या कमरे में जाती है। अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया? ये तो तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गई और उसने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। जो अपनी बेटी के लिए हम सबसे लड़ गया और हमने उसके चरित्र पर एक शब्द ही कहा था तो उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था। अरे बेचारे का क्या हाल हो गया होगा। हाँ माँ, मैंने उसे सबक सिखा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं उससे और बदला लेना चाहता हूँ। इसके पिता ने मेरे गाल में जो थप्पड़ मारा है, अभी तक उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ठीक है, तो तुम जैसे चाहो वैसे बतला लो। वैसे भी एक गरीब भिखारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ, तुम्हें पता ही है, पड़ोस राज्य की राजकुमारी मेघा मुझे कितना पसंद करती है, इसलिए मैं मेघा से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये रिश्ता खुशी खुशी मंजूर है, तो तुम जाकर उससे विवाह कराओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे कितना सुंदर मुलायम गद्दा और इतना सुंदर कमरा, ये सब अब मेरा है। मैं सच में इस राज्य की महारानी बन गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी को एक थप्पड़ मारूंगी और उसके बदले मुझे ये सब मिल जाएगा। चलो, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर पद्मावती सौम्या के कमरे में जाती है। अरे बहू, तुम आराम कर रही हो? जाओ, थोड़ा मेरे लिए गर्म पानी लाकर मेरे पैर का मसाज कर दो। रानी माँ मुझे क्यों ये करने के लिए कह रही है? कोई दासी भी तो कर सकती है ना? हमारे महल का नियम है कि जो भी इस महल की बहू बनेगी उसे अपनी सास की सेवा करनी होगी। दासियां बाकी काम करेंगी और मैं अपना ये सुंदर पाँव किसी दासी से दबवाना पसंद नहीं करती। इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम इस राज्य की होने वाली महारानी और मेरी बहू हो। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी और तेल लेकर आती हूँ, तब आपके पाँव का मसाज कर दूंगी। फिर सौम्या गर्म पानी और तेल लगाकर रानी पद्मावती के पैरों की मसाज करने लगती है। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत जाते हैं और रानी पद्मावती सौम्या से महल के सारे काम करवाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर घर से बाहर निकलता है। अरे मनोहर, अब किसके लिए काम कर रहा है? अरे जाकर घर में बैठ जा। किस मुंह से तू किसी के यहाँ जाएगा काम करने? सब जानते हैं तुम्हारी बेटी का कारनामा कि भरी समाज में उसने तुम्हें थप्पड़ मारी थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने कुछ भी किया, वह अब अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए मैं भी इसे भूल चुका हूँ। तुम्हारी बेटी ने एक थप्पड़ ही गाल पर नहीं लगाया, बल्कि पूरे समाज के सामने लगाया, इसलिए उसकी बेइज्जती कोई नहीं भूल सकता। प्रेम प्रसंग में इतनी अंधी हो गई कि अपने पिता को थप्पड़ मार दी। उसने घिनौना अपराध किया है, उसकी सजा तुम्हें भी पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। मनोहर शर्म के मारे कुछ नहीं बोलता और घर जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमार मेघा से विवाह करके राजमहल में आ जाता है। ये क्या किया आपने? पहले मुझसे विवाह किया, फिर आपने इस राजकुमारी से विवाह क्यों किया? देखो सौम्या, तुम तो जानते ही हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, पर क्या करूं, ये राजकुमारी आत्महत्या करने जा रही थी, इसलिए मैं इसका जीवन बर्बाद तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं इससे विवाह करके यहाँ ले आया। लेकिन प्रेम मैं तुमसे ही करता हूँ, इससे नहीं करूंगा। तुम तो मेरी बात समझ सकती हो ना। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? पहले से ही मेरी सौम्या बहू इतनी अच्छी है और मेरी सेवा करती है, तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए था। अब क्या करूं माँ, मैं भी नहीं करना चाहता था, पर मैं इसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। ये मरने जा रही थी। ठीक है राजकुमार, आपने मुझे अपनाया और मेरी पहली रानी होने का दर्जा दिया। ठीक है, मुझे आपके विवाह से भी कोई आपत्ति नहीं। आपने मजबूरी में विवाह किया ना। फिर सौम्या वहां से चली जाती है। देखो, इसके आंखों के सामने तुम अपनी दूसरी पत्नी को भी ले आए, लेकिन फिर भी इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हम लोग इसके साथ खेल खेल रहे हैं। आपने मुझसे मजबूरी में विवाह किया है। मेघा, तुम नहीं जानती, ये बेवकूफ लड़की है। मैं बस इसके साथ खेल रहा हूं, क्योंकि इसके पिता ने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका बदला मुझे इससे लेना है। और देखो, मेरी पत्नी तो तुम ही रहोगी। वो बस एक दासी है जो सिर्फ तुम्हारी और माँ की सेवा करेगी। उसके सिवा इसका इस महल में कोई हैसियत नहीं है। फिर मेघा पद्मावती के साथ वहां से चली जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। सौम्या धीरे धीरे घर और राजमहल का सारा काम करने लगती है। दिन प्रतिदिन उसकी हालत नौकरों जैसी हो जाती है। मैंने तो सुना था राजमहल में सारा काम दासियां करती हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सारा काम करते करते बुरा हाल हो गया है। अब मैं राजकुमार को मना भी नहीं कर सकती हूँ और ऊपर से रानी माँ का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेघा आती है। अरे ओ सौम्या, क्या कर रही हो? देखो, मेरे पैर में बहुत दर्द है, जल्दी से आकर मेरे पैर दबा दो। उसके बाद रानी माँ का भी पैर दबाना है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? मैं भी इस महल की रानी हूँ, मैं भला आपका पैर क्यों दबाऊंगी? देखो, राजकुमार ने कहा है कि मुझे कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुमसे कहूँ, क्योंकि राजकुमार तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर तुमने मेरे पैर नहीं दबाए तो मैं राजकुमार को कह दूंगी, फिर उनका दिल टूट जाएगा। अब ठीक है, मैं आपका पैर दबा देती हूँ, पर आप राजकुमार को मत कहिएगा, क्योंकि मैं राजकुमार को उदास नहीं देख सकती हूँ। सौम्या मेघा के पैर दबाने लग जाती है। कितनी बेवकूफ है, राजकुमार के नाम पर कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं राजकुमार पद्मावती के पास जाता है। माँ, अब बस बहुत हो गया। मुझे उस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, क्योंकि अब मैं इतना नाटक करते करते थक गया हूँ। मैं बस अपनी मेघा के साथ खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि अब उसे राजमहल में रखने से क्या फायदा। हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। घने जंगल में एक बूढ़ी अम्मा होगी, उसके पास एक ऐसी औषधि होती है जिससे हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है माँ, तो मैं आज ही निकल पड़ता हूँ। फिर राजकुमार वहाँ से निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ मनोहर झोपड़ी में बैठा रहता है। कितना दिन हो गया, मैं इस घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ ताकि जलावन का इंतजाम हो जाए। मनोहर चोरी चुपके जल्दी से घर से निकल जाता है और घने वन की तरफ चला जाता है।
वहीं राजकुमार एक झोपड़ी में जाता है। बताओ कैसे आना हुआ? देखो अम्मा, आप तो जानते हो मुझे अपनी पत्नी सौम्या से छुटकारा चाहिए। माँ ने बताया होगा आपको। तभी बूढ़ी औरत अपनी झोली में से एक काले रंग की जड़ी बूटी निकाल कर देती है। ये जड़ी बूटी ले जाओ और दूध में घोलकर उसे पिला देना। फिर देखना वो हमेशा के लिए मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। फिर राजकुमार वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं झोपड़ी के बाहर मनोहर ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो राजकुमार मेरी बेटी को जान से मारना चाहते हैं। मुझे जल्दी से जाकर अपनी बेटी को बचाना होगा। फिर राजकुमार आरव तेजी से राजमहल आ जाते हैं। बेटा तुम ले आए। देखो, जड़ी बूटी दूध में मिलाकर किसी भी तरह उसे पिलाना है। ठीक है, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। फिर पद्मावती दूध लाकर उसमें वही काली जड़ी बूटी मिला देती है। अब जल्दी से ये दूध मैं उसे अपने हाथों से पिला दूंगा। फिर राजकुमार वो दूध लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और सौम्या के पास जाते हैं, जहाँ सौम्या मेघा के पैर दबा रही होती है। सौम्या, तुम कितना काम करती हो, मेरी सारी बात मानती हो। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे लिए एक खास तरह का दूध बनाकर लाया हूं। इसे पीते ही तुम्हारे शरीर की सारी थकावट दूर हो जाएगी। राजकुमार, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतना प्रेम करोगे। ठीक है, मैं ये दूध पी लेती हूँ। सौम्या जैसे ही वो दूध पीने वाली होती है कि तभी भागकर मनोहर आ जाता है। बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये दूध मत पियो, इस दूध में जहर है। पिताजी, आपको क्या हो गया है? आप मेरे घर को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? राजकुमार और महारानी पद्मावती मुझसे इतना प्रेम करते हैं और आप मेरा बसाया हुआ घर उजाड़ने पर तुले हुए हो। मेरी बेटी, मेरी बात पर यकीन करो। ये सब तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं और मैं अपने कानों से सुना हूँ ये जहर लेकर आया है और इस दूध में जहर है। तुम नहीं पी सकती हो। पिताजी, आप यहाँ से चले जाओ। मैं जानती थी कि आप मेरी खुशियों से जलते हो। ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं और महारानी भी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं ये दूध पी लेता हूँ। तभी मनोहर जल्दी से सौम्या के हाथ से वो दूध छीन लेता है और वो दूध पी लेता है और कुछ ही देर में मनोहर का सर घूमने लगता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन राजकुमार और रानी से दूर रहना और अपना ख्याल रखना। फिर मनोहर वहीं पर मर जाता है। पिताजी, उठिए। क्या हो गया पिताजी? आपको क्या हो गया? तभी रानी पद्मावती, राजकुमार और मेघा तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, ये नहीं मरी तो कम से कम इसका बाप तो मर गया। अरे मुझे थप्पड़ मारा था, एक दिन तो मरना ही था। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, दोनों में से कोई तो एक मर गया। चलो राजकुमार, अब हमारी जिंदगी अच्छी कटेगी। मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपने पिता का सच नहीं दिखाई दिया। आज मेरी वजह से मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारे इस धन दौलत और इस राज्य पर मैं थूकती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया नाटक, अब जाओ यहाँ से। मैं आप लोगों को बद्दुआ देती हूँ। रानी, राजकुमार और मेघा, तुम तीनों ने जो गंदा खेल मेरे और मेरे पिताजी के साथ खेला है, तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे।
और ना ही तुम्हारा राजवंश आगे बढ़ेगा। ये मेरी बद्दुआ है और जो भी दिल से निकलती है वो एक दिन जरूर कामयाब होती है। मैं आज के बाद कभी इस राजमहल में नहीं आऊंगी। मैं थूकती हूँ, मैं अपनी गरीबी से खुश हूँ। सौम्या अपने गांव लौट आई और अपने पिता मनोहर का अंतिम संस्कार करके सादा जीवन जीने लगी। फिर भी उसके दिल में हमेशा अपने पिता की कमी रहती है और हर खुशी में उनका एहसास महसूस होता है।